हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशन का तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसमें हमें पता चला था कि यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज है, जितने भी मासेस है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ये न्यूटन साहब का कहना था। इनके मुताबिक यूनिवर्स में जो भी मासेस है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था F = G m1m2/r²। इसके मदद से आप उनके बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो उसमें हमें पता चला था कि कोई भी अगर मास को आप रखते हो तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो F = G m1m2/r²। हियर G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द मास एंड पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग। कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस r एंड मास m, तो उसके वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको बीच से काट दूं यानी सेमी सर्कुलर रिंग बना दूं तो उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। फिर अगर मैं उसको और काट दूं, क्वार्टर रिंग बना दूं, तब उसके वजह से कितना फील्ड होगा। और कोई एक जनरल केस पर हम लोग बात करेंगे। यानी ये चार चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मतलब वेरी सिमिलर टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग सेम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वहाँ पर रिंग पर मास नहीं होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो सेम काम हम लोग करने वाले हैं। जो लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, वो उसको थोड़ा सा देख लें और फिर इसको पढ़ें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। और जो लोग ग्रेविटेशन ही पढ़ रहे हैं तो वो इसको ढंग से पढ़े, आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी बहुत मदद मिलने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें एक रिंग दिया हुआ है जिसका मास m है और रेडियस r है, और कोई पॉइंट P है इसके एक्सिस पर। ये कहलाता है एक्सिस ऑफ द रिंग। x दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है ड्यू टू दिस रिंग। तो अगर ये पॉइंट मास होता तो फाइंड आउट करना बहुत आसान था, बट ये तो एक्सटेंडेड मास है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो एक छोटा सा हम लोग पॉइंट लेंगे, एक छोटा सा स्मॉल मास लेंगे यहाँ पर जिसको हम लोग dm कहेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इस दूरी को मैं r कह रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो r = और ये मैं इसको थीटा कह रहा हूँ, राइट। ये थीटा है, तो आप इस दूरी को लिख सकते हो कि r² + x², राइट। और अब देखो तो यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप m0 मास पुट करोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है, राइट। तो ये इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो हमें इसके एक्सिस पर निकालना है। ये एक्सिस कहलाता है, एक्सिस ऑफ द रिंग कहलाता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, रिंग हमारा कुछ ऐसे है और ये पॉइंट है, इस एक्सिस पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, इस पॉइंट पर आपको पूरे रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ से पॉइंट लिया, राइट। तो ये वाला पॉइंट हमारा r कहला रहा है। ये जो मैंने पॉइंट लिया ये r है, राइट ना। तो आप अगर इसको देखो तो इस तरफ मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ये आ जाएगा इधर कितना d cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ये हो जाएगा de sin थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी एक पॉइंट लूँ, राइट, तो आप यहाँ से भी देखो तो एक इधर फील्ड बनेगा de, और इसका भी एक कंपोनेंट होगा, इधर आएगा de cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा d sin थीटा। इस तरह जहाँ जहाँ भी आप पॉइंट लेंगे तो हमेशा डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर दो पॉइंट आप लेंगे, ठीक ना। तो वो एक दूसरे को de sin थीटा वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जितना भी de cos थीटा का कंपोनेंट है वो सबको सम अप कर लेना है, राइट। तो आप यहाँ से E@P निकाल सकते हो, कितना de cos थीटा, और इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दो। सम अप करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देना है। तो आपको इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू द रिंग, यानी E@P = इंटीग्रेशन de cos थीटा। अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये de क्या होता है। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज होता उसके वजह से अगर हमें फील्ड बताना होता तो वेरी सिंपल आप लिख सकते हो E = आपका Gm/r²। बट यहाँ पर तो हमें de है, मतलब स्मॉल एलिमेंट के वजह से फील्ड, तो एक स्मॉल फील्ड मिला है, तो de = आप लिख सकते हो Gdm/r²। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, मैं इसको 1 नंबर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप फ्रॉम 1 से पुट कर दो तो आप लिख सकते हो E@P = इंटीग्रेशन आपका Gdm/r², और ये आपका cos थीटा, राइट। फिर आप यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो।
अच्छा ये cos थीटा क्या है, तो cos थीटा को आप यहाँ से लिख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बी बाय एच का मतलब एक्स अपॉन आर, तो आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच यानी एक्स बाय आर लिख सकते हो। अब ये आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ई एट पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो जी एक्स अपॉन आर क्यूब बाहर हो गया और अंदर बचा डीएम, और डीएम का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एम, तो आप लिख सकते हो जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक ना, इतना फील्ड हो गया। अब ये आर का वैल्यू कितना है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से रूट को हटाओगे तो इसके ऊपर पावर आ जाएगा 1/2, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि ई एट पी इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना 3/2। इतना हमें फील्ड मिला किसके वजह से, पूरे रिंग के वजह से, किस पर, पी पॉइंट पर, राइट, और वो इस डायरेक्शन में, इस एक्सिस पर, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, कितना ई एट पी इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। आपको इस वैल्यू को याद रखना है। मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सेम चीज़ आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी मिलेगा, सिर्फ वहाँ पर जी के जगह के हो जाएगा, एम के जगह चार्ज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट। इसके लिए मैं कुछ स्पेशल केसेस ले रहा हूँ। केस नंबर 1, मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको पॉज करो, लिखो जल्दी से, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। केस नंबर 1 कि मैं इसमें ये कर दूँ इफ x टेंड्स टू 0, मतलब ये जो पॉइंट है मैं इसको घटाते 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 सेंटर पर आ जाऊँ, ठीक है, तो सेंटर पर फील्ड कितना होगा, तो आप देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, जी एम एक्स अपॉन जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो आप देखो नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 0 है, तो आप जैसे यहाँ 0 पुट करोगे तो ये फील्ड क्या बन जाएगा 0, यानी ई एट ओ, यानी सेंटर पर हमें कितना मिलेगा, सेंटर ऑफ द रिंग कितना मिलेगा 0। इसको एक और तरीके से हम लोग जवाब देंगे, बट थोड़ा सा वेट करना है। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि इफ, केस नंबर 2 में कि इफ आपका x इज मच ग्रेटर देन r, यानी ये जो मैंने x डिस्टेंस चूज किया था ये बहुत बड़ा होगा विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द रिंग, तो इस केस में क्या होगा, यानी हम बहुत ज़्यादा दूरी पर से इसको देख रहे होंगे, तो इस केस में आप इसको लिख सकते हो कि ई एट पी इज इक्वल टू आपका जी एम एक्स अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो ध्यान रखना है कि जब हम बहुत ज़्यादा दूरी पर चले जाएंगे तो ये आर एक्स के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो जाएगा, और जब बहुत छोटा वैल्यू होगा तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो आप यहाँ से देखो ई एट पी इजिकल टू क्या मिल जाएगा, जी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स क्यूब बचेगा, यानी आप लिख सकते हो जी एम बाय एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जी एम बाय एक्स स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हो जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यानी आप याद करो कि ये फील्ड किसके लिए आता था, पॉइंट मास के लिए आता था कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कोई छोटा सा पॉइंट मास है उसके वजह से, और ये रिंग के वजह से भी आ रहा है, कहाँ पर, बहुत ज़्यादा दूरी पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहुत ज़्यादा दूरी पर से इस रिंग को देखेंगे तो ये रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास, है ना, ये एक छोटे से मास टाइप, मतलब छोटा सा मास हमें दिखाई देगा, कारण रिंग का जो रेडियस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूरी पर से हमें देखने पर ये हमें कैसा फील होगा, छोटा सा मास दिखाई देगा, और उसके वजह से फील्ड कितना होगा जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। अब हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो बीच में मैंने रिंग लिया और सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 और फिर इन्फिनिटी पर भी 0, कारण आप देखो तो कि हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था वो कितना आ रहा था, ई इज इक्वल टू आपका जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, और अगर इसी चीज़ को हम लोग सेंटर पर आ गए थे तो हमें ई सेंटर मिला था 0, राइट, क्योंकि x 0 हो गया था। और अगर हम बहुत ज़्यादा दूरी पर जा रहे थे, मतलब x इज मच ग्रेटर देन r, तो उस केस में हमें मिल रहा था ई x इज मच ग्रेटर देन r पर ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो बोलो आप। तो अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं r को बढ़ाते ही जाऊं, राइट, तो उस केस में क्या होगा, हम अगर इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो आप इसको डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से, और किसी भी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो एक चीज़ तो तय हो गया कि अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाएं,
यानी x टेंस टू इन्फिनिटी, देन हमारा फील्ड भी क्या हो जाएगा, फील्ड टेंस टू जीरो। सिमिलरली अगर यहां पर भी आप देखो कि x इज इक्वल टू जीरो तो हमारा फील्ड भी जीरो है, तो सेंटर पर भी जीरो और इन्फिनिटी पर भी जीरो, तो इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर मैक्सिमम होगा, तो वो ये वाला पॉइंट है, ठीक ना। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे, यानी इस वैल्यू को अगर dE/dx कर दोगे तो ये, क्योंकि मैक्सिमम का कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप करोगे तो वो जीरो होगा, यहाँ से कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू आपका r/√2, राइट। इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और ये हमारा मैक्सिमम होता है। सिमिलरली आप इधर भी आओ तो वो सेम पोजीशन आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू r/√2। आप निगेटिव में लिख सकते हो क्योंकि ये अगर सेंटर है तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ निगेटिव, और फिर यहाँ पर आप x टेंस टू अगर इन्फिनिटी जाओगे तो फील्ड हमें कितना मिलेगा, जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से कि दूसरे तरीके से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे जीरो हो रहा था। तो अब देखो कि सेंटर पर हमें जीरो मिला था अभी, और E इज इक्वल टू gmx/r² प्लस x² पे पावर 3/2, और अगर x इज मच ग्रेटर देन r तो gm/x² या gm/r²। तो अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो आप देखो यहाँ पर हम एक छोटा सा dm ले लेंगे, राइट। तो डायगोनली अपोजिट इस कॉर्नर पर भी हम एक dm ले लेंगे, और अब देखो तो ये dm इधर de फील्ड बनाएगा और ये dm इधर de फील्ड बनाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा। सिमिलरली ये दोनों भी कैंसिल आउट कर देगा, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस तरह से आप पुट करोगे तो यहाँ पर मतलब आप यहाँ बेसिकली m0 पुट कर दो टेस्ट मास, तो आप देख लो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड सब कैंसिल आउट कर दे रहा है। दूसरा तरीका ये है गॉस लॉ, जो कि गॉस लॉ आपको ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ना है, ये आपको ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ना होता है, राइट। लेकिन गॉस लॉ आपके सिलेबस में है 12th में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर गॉस लॉ को यूज करते हैं। तो गॉस लॉ का कहना है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग अप्लाई करते हैं कि नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उससे हमें वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाता है। तो यहां पर आप नेट मास ले लो, तो अगर हम अंदर में आ जाएं और हम कोई गॉसियन सरफेस ले लें, तो गॉसियन सरफेस अंदर में अगर हम लोग लेते हैं तो इसके अंदर में आप देखो तो कोई भी मास नहीं है, क्योंकि रिंग का जो मास है वो कहाँ है, रिंग के ऊपर है, और रिंग के अंदर में जब हम आएंगे तो वहां हमें कोई भी मास दिखाई नहीं देगा, राइट ना। क्योंकि आप देखो रिंग है और रिंग के अंदर में है, तो रिंग के अंदर में जब कोई मास नहीं है तो फील्ड भी हमें जीरो मिलेगा। तो इससे और ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि गॉस लॉ आपके सिलेबस में है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो आप उसको मतलब समझ सकते हो। तो अगर हम अंदर में गॉसियन सरफेस लेंगे तो गॉसियन सरफेस कोई भी मास को इनक्लोज नहीं करेगा, तो इस वजह से सिंपली आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि सेंटर पर तो ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँ, इस पॉइंट पर अगर मुझे E@P इज इक्वल टू वॉट चाहिए, तो तब क्या होगा, तब भी गॉसियन सरफेस डायरेक्टली आपको जवाब दे रहा है कि नेट मास इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि अंदर में कोई मास ही नहीं है। दूसरा एक और लॉजिक आप लगा सकते हो कि सर यहाँ पर अगर हम m0 पुट करेंगे तो यहाँ छोटा सा dm लेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर dm लेंगे तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। बट आप देखो कि आप कहोगे सर यहाँ dm तो सेम मान लेते हैं, ये स्मॉल m और ये भी स्मॉल m, लेकिन दूरी देखो ना बहुत ज्यादा फर्क है, ये ज्यादा डिस्टेंस है और ये कम डिस्टेंस है, तो इसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो आप नेट जीरो कैसे कर सकते हो। तो आप इसको कॉमन सेंस वाली बात है, आप ऐसे देखो तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, राइट ना। तो आप इस पॉइंट को यहाँ से कट कर दो, तो ये वाला पोर्शन इस छोटे से इस आर्क का हो गया, ये इस पोर्शन का, और ये बड़ा वाला पोर्शन इस पोर्शन का हो गया, ठीक है। तो इधर मास ज्यादा, इधर मास कम, तो इसके नजदीक में है, तो इधर डिस्टेंस कम लेकिन इधर डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तब भी आपका नेट फील्ड जीरो ही मिलेगा, कारण इधर मास ज्यादा है तो डिस्टेंस भी ज्यादा है, और इधर मास कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो इधर का फील्ड और इधर का फील्ड दोनों फील्ड स्ट्रेंथ सेम ही मिलेगा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाओगे और फील्ड फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपको हर पॉइंट पर फील्ड जीरो ही मिलने वाला है, किसी भी पॉइंट पर। सबसे बेस्ट है गॉसियन सरफेस से। आप सोचो कि अंदर में गॉसियन सरफेस कोई भी मास को इनक्लोज नहीं कर रहा है, जब मास को इनक्लोज नहीं करेगा तो फील्ड भी जीरो मिलेगा। अच्छा, एक और केस हो सकता है, वो ये है कि ये यूनिफॉर्म रिंग है, राइट, और मैं अब यहां से कट कर दूं, ठीक ना, ये छोटा सा पोर्शन मैंने काट दिया, तब ग्रेविटेशनल फील्ड इसका कितना जीरो होगा? नहीं, अब जीरो नहीं होगा, कारण क्योंकि ये मास अब यहां पर है नहीं। अगर आप यहां पर m0 पुट करते हो तो
तो अब देखो ये वाला फील्ड तो इसको अट्रैक्ट इधर कर लेगा, बट इधर कोई नहीं है तो इसको कैंसिल आउट कौन करेगा? फिर इधर देखो तो इधर वाला और इधर वाला कैंसिल आउट कर देगा, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये फील्ड आपका जीरो, इधर भी फील्ड जीरो, बट ये वाला फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगा, तो रिजल्टेंट फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, मतलब फील्ड आप इस डायरेक्शन में कुछ दिखला सकते हो, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा आंसर। मतलब अगर हम कोई वहां से कोई पोर्शन को काट करके निकाल दें तब पूरे रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर ये यूनिफॉर्म है, कहीं से कट नहीं किया हुआ है, तब तो नेट फील्ड जीरो होगा ही। किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ तो आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द रिंग ऑलवेज जीरो मिलेगा, बट अगर यहां से कोई पोर्शन को हम काट करके निकाल दें तब जीरो नहीं मिलेगा, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम एट द पॉइंट पी। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट रिंग के बारे में बात किया, अब उस रिंग को 20 से काट दिया गया, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया गया, और लेकिन मास m है, राइट। तो अब हमें इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है। तो आप एक काम करो, फिर से वही हमें एक dm लेना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा फील्ड, और फिर उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब एक काम करो, यहाँ से मैं r डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, राइट, ये कुछ इस तरह से, और ये हमारा dm कहलाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक ना। तो इसके अंदर जो मास होगा इसको हम लोग कहेंगे dm, और इस dm के वजह से जो फील्ड बनेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। इसको अगर मैं बाहर से दिखलाऊं तो आप कुछ इस तरह से देखो, ये वाला पोर्शन है, राइट ना। तो ये जो मास होगा ये कौन सा होगा? dm। तो इसके वजह से जो फील्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? de, राइट। और अब देखो तो यहां से मैंने एंगल थीटा रखा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरफ कौन सा आएगा? डी कॉस थीटा, और ऊपर जाएगा कौन सा? डी साइन थीटा। सिमिलरली आप यहां से देखो, मैं एक और एलिमेंट इधर भी लूं, ठीक ना, एक छोटा सा एलिमेंट इधर लूं, तो यहां से जिस तरह से इसका कंपोनेंट आ रहा था, ये हमारा फील्ड मिल रहा था, तो इधर आ रहा कौन? डी ई कॉस थीटा, ऊपर कौन? तो डी ई साइन थीटा। सिमिलरली यहां से भी आप देखो तो इधर भी आएगा कौन? डी ई कॉस थीटा, और इधर भी कौन? इधर कौन? डी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डी ई कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ डी ई साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि ई एट पी इज इक्वल टू कितना? डी ई साइन थीटा। और हर एलिमेंट का समअप, हर एलिमेंट को समअप करना है, तो आप यहां से इंटीग्रेट कर दो, यानी डी ई एट पी इज इक्वल टू आप कितना कहोगे? इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, इसको एक नंबर बोलते हैं। अब हमें ये डी ई फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी काम हो जाएगा। तो यू नो डी ई इज व्हाट? तो आप लिख सकते हो कि ई इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो एक और यहाँ मसला है कि डी एम कितना होगा, रहेगा कि ये डी एम का वैल्यू कितना होगा, राइट। तो अब देखो तो पूरे लेंथ में मास कितना है? m, और इस सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? यानी L में टोटल मास m, तो L इज कितना? वॉट। तो पूरा सर्कल होता है 2 पाई r का, उसका आधा कितना? पाई r। तो पाई r लेंथ में मास कितना है? m। तो हमें किस में चाहिए? इस लेंथ में। और ये एक आर्क है, यानी यहां से देखो आप, ये आर्क है, तो इस आर्क का लेंथ कितना? आर डी थीटा। हमें आर डी थीटा में एक्चुअली मास चाहिए ना, डीएम तो वही है, तो आप यहां से क्या बोलोगे? एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कट जाएगा, और यहां पे आपको बच रहा है कितना? एम बाय पाई डी थीटा। दिस इज dm। नाउ अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस e एट p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका de कितना? तो मतलब de कितना? तो g dm अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब उस dm को भी यहाँ पर पुट कर दो, तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन g, और dm का वैल्यू कितना? m बाय पाई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं आर को कैपिटल कर देता हूँ ना, क्योंकि रेडियस के बराबर है, तो आर स्क्वायर, और कुछ बचा है साइन थीटा, तो आप साइन थीटा रख लो, राइट। मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, आप इसको लिख लो। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ई एट पी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, तो जी एम पाई कांस्टेंट है, तो जी एम अपॉन पाई, और नीचे आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा? तो आपका साइन थीटा डी थीटा, राइट।
तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, ई एट पी इज इक्वल टू जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पर पुट कर दो। लिमिट की बात करें तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, थीटा हमारा 0 यहाँ होगा और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जाएंगे 180 तक, राइट। तो 0 टू पाई वैल्यू पुट करते हैं तो ई एट पी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस आपका जी एम, माइनस साइन बाहर कर लो, जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, पहले अपर लिमिट तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 और कॉस 180, पाई मतलब 180 और कॉस 180 कितना -1, तो यानी ई एट पी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर और ये -1, अब माइनस कॉस 0 आपका 1, तो ये 1 -1 -2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ई एट पी इज इक्वल टू हमें फाइनली मिल जाएगा 2 टाइम्स जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट ना। मतलब इस पॉइंट पर जो हमें फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट पर वो कितना मिल रहा है, ई एट पी इज इक्वल टू आपका 2 टाइम्स जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, इतना फील्ड मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख रहा हूँ, तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर ई इज इक्वल टू कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो, वेक्टर में भी लिख सकते हो। तो हमारा ई एट पी कितना आ रहा है 2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर में लिखा है तो वेक्टर ई एट पी इज व्हाट, तो आप क्या लिखोगे 2 जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर और जे कैप क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं ऊपर वाले को काट देता, नीचे रहता तो इधर आता ना, माइनस जे में आता, इधर भी रख सकते, इधर भी रख सकते, आई जे के कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किधर जा रहा है। यहाँ हमारा प्लस जे में आ रहा है, अगर नीचे वाला पोर्शन होता तो माइनस जे में आता, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपको ड्राइव करना आना चाहिए और इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम एट द पॉइंट पी। तो इतना कुछ फील्ड आ रहा है। मैं आपको इसमें एक होमवर्क दे रहा हूँ, दरअसल मैं इस रिंग को यहाँ से काट दे रहा हूँ, ये सेमी सर्कुलर रिंग था, मैं इसको यहाँ से भी काट दे रहा हूँ, राइट। तो अब ये वाला पोर्शन बचा, इसके वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक ना, तो ये सेमी सर्कुलर पार्ट बन गया, सॉरी क्वार्टर, सेमी सर्कुलर को मैंने आधा काट दिया, क्वार्टर। अब इस क्वार्टर रिंग की वजह से आपको फील्ड बताना है, तो इसका रेडियस अभी भी कितना है आर, मास पूरे का m। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप थीटा ले लो, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लो और इस स्मॉल एलिमेंट के वजह से यहाँ पर dm आएगा, dm के वजह से इधर फील्ड बनेगा, इधर भी फील्ड बनेगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, राइट। तो हमें x में भी फील्ड बताना पड़ेगा और y में भी बताना पड़ेगा, यानी ये हमारा ex हो जाएगा कितना, e cos आपका de cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा ey, y एक्सिस में हम y कहेंगे, तो ey इज इक्वल टू कितना डी साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो डी साइन थीटा। तो दोनों को जोड़ करके उसके बाद सम अप कर दो, तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम लोग एक और केस पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस आर दे रखा है एंड मास एम। तो आपको बताना है कि फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू दिस आर्क इज व्हाट, राइट। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि आर्क का कुछ मास दे दे 4 किलो 5 किलो है ना, और कुछ 2 मीटर 3 मीटर दूरी पर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। दूसरी बात ये एक, जितना भी अभी हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो कंप्लीट रिंग हो, सेमी सर्कुलर हो या क्वार्टर हो, उन सबको भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक जनरल केस है, राइट। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहला काम इसको 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इधर हमारा एंगल कितना हो जाएगा 5/2, इधर भी कितना मिलेगा 5/2, और यहाँ से इससे कुछ दूरी पर हम एक छोटा सा एंगल लेते हैं, राइट। ये हमारा थीटा है और यहीं से हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसको हम लोग कितना कहेंगे डी थीटा, राइट ना, ये डी थीटा। अब इस डी थीटा में एक छोटा सा मास आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे डीएम, और ये डीएम हमें फाइंड आउट करना है, इस डीएम के वजह से हमें फील्ड निकालना है, राइट ना। तो ये वाला पार्ट हमारा डीएम है, इस डीएम के वजह से हमें फील्ड निकालना है। मैं इसको जूम करके थोड़ा बाहर दिखला रहा हूं, यानी ये कुछ इस तरह से होगा और ये वाला पोर्शन हमारा डीएम है, राइट, ये डीएम है और ये जो एंगल है ये डी थीटा है। तो इसके अंदर जो फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसका नाम होगा डीई। अब आप फिर से देखो तो डीई का 2 कंपोनेंट, यहाँ से आप पहले एक्सिस दिखा दो,
है ना। और ये हमारा एंगल था कुछ थीटा, यहाँ से देखना ये एंगल है, यहाँ से मैंने कुछ एंगल पर थीटा लिया हुआ है, राइट, और यहाँ से मैंने डीएम लिया है, राइट ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर कौन सा आएगा, तो डी ई साइन थीटा, और इधर कितना आएगा, डी कॉस थीटा। इधर थीटा है तो डी कॉस थीटा, इधर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। अब आप देखो सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे, तो इधर भी एक एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ से भी हमारा डीएम आएगा, और सेम चीज़ इधर, तो इधर हमें डी कॉस थीटा मिलेगा, इधर डी साइन थीटा मिलेगा। तो अब देखो तो इधर वाला डी साइन थीटा, इधर वाला और इधर वाला डी साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो बचेगा कौन, सबका डी कॉस थीटा बनेगा, मतलब सबका डी कॉस थीटा ऊपर की तरफ मिलेगा, उसको आपको सम अप करना पड़ेगा। यानी अगर हम ई एट पी लिखे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, डी ई कॉस थीटा, और इसको हमें सम अप करना पड़ेगा सभी के कंपोनेंट्स को, मतलब कौन सा कंपोनेंट, डी ई कॉस थीटा वाला, उसको ऐड अप करना पड़ेगा, सबको सम अप कर देंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस आर्क एट द पॉइंट पी हमें मिल जाएगा। तो ना आप इसको लिख सकते हो ई एट पी इजिकल टू इंटीग्रेशन, आपका डी का मतलब जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें फिर से डीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डीएम इज व्हाट। तो अब देखो तो ये एक सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क का लेंथ मैं कुछ मान लेता हूँ एल, एल लेंथ में मास एम है, आर्क का लेंथ निकालने के लिए आर थीटा, तो यहाँ पर आर थीटा नहीं है, कितना है फाई, तो आप यहाँ से आर फाई ले लो, आर फाई में मास कितना है एम। अब हमें इस एलिमेंट में चाहिए, और इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, आर डी थीटा, राइट, आर डी थीटा में हमें मास निकालना है, तो एम अपॉन आपका आर इंटू फाई इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें जो मास मिलेगा वो कितना मिलेगा, एम डी थीटा अपॉन फाई, और इसी को हम लोग डी एम कहेंगे, राइट। अच्छा वहाँ दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये हमारा कितना मिल गया, एम अपॉन फाई डी थीटा, ये हमारा डीएम कहलाएगा, राइट। अब इस डीएम को आप यहाँ पर पुट कर दो तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। तो नाउ आप इसको यहाँ से लिख सकते हो कि ई एट पी इजिकल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ ई एट पी इजिकल टू हम लोग कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन जी डीएम, डीएम का वैल्यू हमें मिल चुका है एम अपॉन फाई डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है कॉस थीटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो कांस्टेंट आपका जी एम बाय फाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या बचा आपका कॉस थीटा डी थीटा, फिर से आप लिखो जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा का तो कितना साइन थीटा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस और प्लस का फर्क है, एक में वहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो साइन थीटा का कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बट इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, ध्यान रखना है। तो कॉस थीटा का हमारा कितना मिल जाएगा, साइन थीटा। लिमिट की बात करा तो अब देखो तो इधर हमारा 5/2 है, तो इधर कौन सा -5/2, तो लोअर लिमिट हमारा -5/2, -5/2 से +5/2 तक हम लोग जाएंगे, और यहाँ से वैल्यू पुट करो, लिमिट पुट करो, तो देखो कितना आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई एट पी इजिकल टू आपका जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर, लिमिट की बात करें मेरे पास जगह इधर कम मिल रहा है, मैं उसको मिटा रहा हूँ, राइट। ई एट पी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा आपको कि साइन थीटा, तो पहले अपर लिमिट, तो पहले 5/2 और माइनस साइन -5/2, तो ध्यान रखना है कि निगेटिव साइन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कारण फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो आप यहाँ से ऑल साइन टेन कॉस आपको याद होगा, है ना, तो उसी से हम लोग उसी पर फिट कर रहे हैं। तो ई एट पी इजिकल टू आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपका जी एम अपॉन फाई आर स्क्वायर और साइन 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 5/2, तो ई एट पी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका 2gm साइन 5/2 अपॉन फाई आर स्क्वायर। अब ये फाई से फाई काट मत देना, राइट ना, ये इसका एंगल है तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, साइन के साथ है, ये अलग है, तो 2gm साइन 5/2 अपॉन फाई आर स्क्वायर, 2gm साइन 5/2 अपॉन फाई आर स्क्वायर, इतना हमें ग्रेविटेशनल फील्ड मिला। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो,
तो एक बार चेक करते हैं कि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग होता तब क्या होता। मतलब आपका फाई कितना हो जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग का फाई कितना होता है, सेमी सर्कुलर का एंगल कितना होता है, फाई इज इक्वल टू कितना, पाई। आप इसको पुट करो तो ई एट पी इज इक्वल टू आपका कितना मिल जाएगा, 2 GM साइन पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर लिख सकते हैं ई एट पी इज इक्वल टू कितना, तो 2 GM और साइन ये पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब 90 और साइन 90 कितना 1 अब बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो यही तो आता था 2 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको पूरा कंप्लीट सर्कल कर सकते हो, क्वार्टर भी ले सकते हो, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी ले सकते हो। तो क्वार्टर कितना पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा और साइन 45 कितना 1/√2, तो ये √2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो उसका जवाब मिल गया, लेकिन उसको आपको पूरा कैलकुलेट कर लेना है जैसा मैंने तरीका बताया वैसे ही, ठीक है। तो ये सारी बात है, इन चीज़ों को आपको ऐसे ध्यान रखना है, राइट। तो अब एक बार हम लोग पूरे लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। हमने जो भी 4-5 केसेस पढ़ा है उन सारी चीज़ों को एक बार सम अप कर ले रहा है। तो पहला केस हमने रिंग लिया था और रिंग के एक्सिस पर मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस पर मैंने फील्ड पूछा था, तो हमें मिला था E इज इक्वल टू GMX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस ही हो, अगर बाय द वे रिंग कुछ ऐसे होता, राइट, तो वो जेड एक्सिस में पड़ रहा होता, रिंग कुछ इस तरह होता तो वो ये वाला एक्सिस होता, राइट ना। तो आपको ध्यान रखना ये XYZ कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अभी वो एक्स एक्सिस में, तो इतना फील्ड मिलेगा। फिर इसमें हम लोगों ने लिया था कि अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाए तो फील्ड 0 हो जाएगा, बहुत फार डिस्टेंस पर चले जाए तो उस केस में ये पॉइंट मास टाइप का बिहेव करेगा, और अगर इसके सेंटर पर आ जाए तो फील्ड 0 मिलेगा। तो ये हमने कुछ केसेस लिया था, ये दूसरा केस था, अगर इसके सेंटर पर आए तो 0 मिलेगा। इवन कि सेंटर ही नहीं, किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहां भी रहे, यहां भी रहे, यहां भी रहे, किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द रिंग हमें ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मिलता है। उसके बाद किसी सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमने देखा था मास m रेडियस r, तो कितना मिल रहा था, तो 2 हमें मिला था 2 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर। उसके बाद क्वार्टर रिंग जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो हमें x में भी कुछ दिखाई देगा और कुछ y में भी दिखाई देगा। इन दोनों को आप सम अप करोगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से जाएगा। तो आप उसको वेक्टोरियली इस तरह लिख सकते हो, या उन दोनों को सम अप करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर। उसके बाद फिर मैंने लास्ट केस लिया था कि कोई आर्क ले लेते हैं और ये इसको हम लोग जनरलाइज केस कहते हैं। तो इसका एंगल मैंने फाई रखा था और इससे जो हमें फॉर्मूला मिला वो मिला 2 GM साइन 5/2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहाँ पर पुट करोगे फाई का वैल्यू तो वो सारी चीज़ों का आपको वैल्यू दे देगा। जैसे इसके लिए अगर देखें तो हमें पूरा एंगल यहाँ पर कितना दिख रहा है, पाई, तो आप यहाँ पाई पुट करोगे तो साइन पाई/2, नीचे भी पाया जाएगा साइन पाई/2 आपका 90 को साइन 91, और यहाँ से वैल्यू आप देखो तो यही सेम वैल्यू आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 90 पुट करते हो तो ये क्वार्टर रिंग आएगा, और क्वार्टर रिंग के लिए आप ये साइन 45 1/√2 और ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, राइट। अगर कंप्लीट सर्कल आप पुट करते हो तो ये सब वैल्यू हमें दे देगा, राइट ना। तो इस तरह से आप इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप याद रखिएगा, ये सब बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, राइट। तो इसको आपको याद रखना है, और कैसे ड्राइव किया जाता है ये भी आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन रिजल्ट एटलीस्ट जरूर याद रखें, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेयर्स, जैसे सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, शेल वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिए वो थोड़ा सा रिविजन भी कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।